तो थर्मोडायनेमिक्स कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एंट्रोपी किया था। एंट्रोपी के बाद बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज द फ्री एनर्जी। तो व्हाट इज द फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी? गिब्स साइंटिस्ट का नाम है। तो फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। तो फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी। तो पहली पॉइंट की गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स एनर्जी डिफाइंड है कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। तो गिब्स फ्री एनर्जी और फ्री एनर्जी डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर टू प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी और कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, इसी को प्रिडिक्ट करने के लिए ये थ्योरी आई। तो फ्री एनर्जी डिफाइंड है कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, और ये इंट्रोड्यूस करी गई है टू प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, इसी को प्रिडिक्ट करने के लिए फ्री एनर्जी और गिब्स एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया। तो हम लोग अगर कंसीडर करें एक सिस्टम, हमने कंसीडर कर रखा एक सिस्टम। तो एक सिस्टम के पास जो कुल एनर्जी कंटेंट होती है, वी हैव कंसीडर्ड ए सिस्टम, हमने कंसीडर कर रखा एक सिस्टम। तो एक सिस्टम के पास जो कुल एनर्जी कंटेंट होती है वो दो फॉर्म में होती है। एक सिस्टम के पास जो कुल एनर्जी होती है वो दो फॉर्म में होती है। एक वह एनर्जी जिसका हम यूजफुल वर्क में कन्वर्जन कर सकते हैं, और एक वह एनर्जी जिसका हम यूजफुल वर्क में कन्वर्जन नहीं कर सकते। तो वह एनर्जी जिसका हम यूजफुल वर्क में कन्वर्जन करते हैं कहलाता है अवेलेबल एनर्जी और फ्री एनर्जी, और वह एनर्जी जिसका हम यूजफुल वर्क में कन्वर्जन नहीं कर पाते वो कहलाता है एनर्जी ड्यू टू रैंडमनेस, एनर्जी ड्यू टू डिसऑर्डरनेस, और या उसी को हम कहते हैं अनअवेलेबल एनर्जी। तो एक सिस्टम के पास जो कुल एनर्जी है वो दो फॉर्म में है। एक वह एनर्जी ऑफ सिस्टम जिसे हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, जिसे हम कहते हैं अवेलेबल एनर्जी और फ्री एनर्जी। और एक वह एनर्जी जिसका हम यूजफुल वर्क में कन्वर्जन नहीं कर पाते, मतलब एनर्जी ऑफ सिस्टम ड्यू टू रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस, जिसे हम अनअवेलेबल एनर्जी कहते हैं। तो एक सिस्टम के पास जो कुल एनर्जी कंटेंट है दैट इज एंथैल्पी हो गई, और एक वह एनर्जी जिसको हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड अवेलेबल एनर्जी, और उसी को हम कहते हैं फ्री एनर्जी, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं जी से। और एनर्जी ऑफ सिस्टम जिसको हम यूजफुल वर्क में कन्वर्जन नहीं कर सकते दैट इज कॉल्ड एनर्जी ड्यू टू रैंडमनेस। ये कितनी हो जाएगी तो आप जानते हैं रैंडमनेस के कारण एस इक्वल टू क्यू अपॉन टी होती है, तो क्यू इक्वल टू क्या होगी तो टी इंटू एस, क्यू इक्वल टू टी इंटू एस। मतलब जो कुल एनर्जी कंटेंट है सिस्टम की वो दो फॉर्म में, एक जिसका यूजफुल वर्क में कन्वर्जन होगा दैट इज जी, और दूसरा एनर्जी ड्यू टू डिसऑर्डरनेस और एनर्जी ड्यू टू रैंडमनेस दैट इज टी एस। मतलब एच इज इक्वल टू हो गई जी प्लस टी एस, मतलब जी इज इक्वल टू क्या हो गई एच माइनस टी एस। तो एक सिस्टम के पास जो कुल एनर्जी होती है वो दो फॉर्म में होती है। जैसे कहते हैं ना एक आदमी के पास जो कुल संपत्ति होती है, कुल जो धन होता है वो दो फॉर्म में होता है, एक चल संपत्ति और दूसरी अचल संपत्ति। जैसे एक आदमी उसके पास 1 लाख रुपए की संपत्ति है, 60,000 का घर है और 40,000 उसके पास कैश है। तो घर उसकी संपत्ति है लेकिन उसका यूजफुल वर्क नहीं कर सकता, जबकि जो 40,000 उसके पास कैश पड़े हुए हैं उसका यूजफुल वर्क करेगा। मान लिया 40,000 रुपये कैश है उसके पास, उसका कुछ काम कर लिया, अब 30,000 आ गया, कुछ और काम कर लिया 20,000 आ जाएगा, कुछ और काम कर लिया 10,000 आ जाएगा। तो जो 40,000 कैश है वही उसकी क्या है फ्री एनर्जीज का वो यूजफुल वर्क करता है। तो एक आदमी के पास 1 लाख रुपये हैं जिसमें से जो 60,000 उसके पास 60,000 का घर है, 40,000 का अगर कैश है, तो जो 60,000 का घर है वो उसकी अचल संपत्ति अनअवेलेबल एनर्जी है, और जो 40,000 कैश है वो उसका फ्री एनर्जी है, उसका यूजफुल वर्क कर सकता है। उसी तरह से आप समझिए कि एक सिस्टम के पास जो कुल एनर्जी होती है वो दो फॉर्म में होती है। एक वह एनर्जी जिसका यूजफुल वर्क में कन्वर्जन हो सकता है दैट इज कॉल्ड फ्री एनर्जी, और एक वह एनर्जी जो रैंडमनेस के कारण डिसऑर्डरनेस के कारण सिस्टम के अंदर है
दैट इज एनर्जी ड्यू टू रैंडमनेस, दैट इज द टी इंटू एस। तो जो टोटल एनर्जी कॉन्टेंट है मतलब इंथैल्पी इज इक्वल टू क्या हो गई, फ्री एनर्जी प्लस टी एस मतलब जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। तो फ्री एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते हैं, व्हाट इज द फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी क्या है, तो थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन, थर्मोडायनामिक्स का एक पैमाना है। स्टेट फंक्शन आप पढ़े, पाथ फंक्शन एंड पॉइंट फंक्शन। पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन जो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है दैट इज हीट एंड वर्क, और स्टेट फंक्शन जैसे एंथैल्पी, एंट्रोपी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब क्या है, तो पॉइंट फंक्शन और स्टेट फंक्शन। तो फ्री एनर्जी क्या है, तो थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन, थर्मोडायनामिक का एक पॉइंट फंक्शन स्टेट फंक्शन है जो मेजर क्या करता है, तो एनर्जी कंटेंट, ये मेजर क्या करता है, तो एनर्जी ऑफ सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क इज कॉल्ड फ्री एनर्जी। तो थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन है जो मेजर क्या करता है, तो सिस्टम की वो एनर्जी, कुल एनर्जी को जो मेजर करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो एंथैल्पी कहते हैं। लेकिन वो एनर्जी इसका यूजफुल वर्क में कन्वर्जन होगा, उसी की मेजरमेंट क्या है, तो फ्री एनर्जी, उसी को हम कहते हैं फ्री एनर्जी। तो फ्री एनर्जी क्या है, तो थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन विच मेजर एनर्जी ऑफ सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क अदर देन पीवी वर्क, कहते हैं अदर देन पीवी वर्क। आगे बताता हूं मैं अदर देन पीवी वर्क क्या होता है। तो फ्री एनर्जी क्या है, तो थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन है विच मेजर एनर्जी ऑफ सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क इज कॉल्ड फ्री एनर्जी। तो एक सिस्टम के पास जो कुल एनर्जी है वो दो फॉर्म में है, एक वह एनर्जी जिसका यूजफुल वर्क में कन्वर्जन हो सकता है, और एक वह एनर्जी जिसका यूजफुल वर्क में कन्वर्जन नहीं हो सकता। तो वह एनर्जी जिसका यूजफुल वर्क में कन्वर्जन होगा दैट इज द फ्री एनर्जी, और वह एनर्जी जो रैंडमनेस के कारण, डिसऑर्डरनेस के कारण है दैट इज टी इंटू एस। तो एच इज इक्वल टू जी प्लस टी एस, तो जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। तो फ्री एनर्जी क्या है, तो थर्मोडायनामिक का वह पैमाना है जो मेजर करता है एनर्जी ऑफ सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, सिस्टम की वो एनर्जी जिसको हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्री एनर्जी, जिसे रिप्रेजेंट करा जाता है जी से। तो जी इज इक्वल टू क्या होता, एच माइनस टी एस। जैसे एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी आपने पढ़ा है, जैसे एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी आपने पढ़ा है, जैसे एच मतलब एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी पढ़ा, उसी तरह से जी फ्री एनर्जी इज इक्वल टू क्या, एंथैल्पी माइनस एनर्जी ड्यू टू एंट्रोपी मतलब टी एस। तो जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। अगर हम फ्री एनर्जी को मेजर करें स्टैंडर्ड स्टेट पर, स्टैंडर्ड स्टेट मतलब प्रेशर 180 एंड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, दैट विल बी कॉल्ड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। ठीक है, तो नोट डाउन इसे करिए। तो फ्री एनर्जी, व्हाट इज फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी क्या है, तो थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन विच मेजर एनर्जी ऑफ सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। तो फ्री एनर्जी क्या है, तो थर्मोडायनामिक का वह पैमाना है जो मेजर करता है, क्या मेजर करता है, तो वह उस एनर्जी को जिसका यूजफुल वर्क में कन्वर्जन हो पाएगा। तो फ्री एनर्जी क्या है, तो थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन विच मेजर एनर्जी ऑफ सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, जिसे रिप्रेजेंट करा जाता है जी से। तो जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। तो यदि फ्री एनर्जी को मेजर करें स्टैंडर्ड स्टेट पर, स्टैंडर्ड स्टेट मतलब प्रेशर 180 एंड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। तो यदि फ्री एनर्जी को मेजर करते हैं स्टैंडर्ड स्टेट पर, यदि फ्री एनर्जी को मेजर करें स्टैंडर्ड स्टेट पर, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी मेजर्ड एट स्टैंडर्ड स्टेट, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म, वो एलिमेंट जो नेचर में पाया जाता है। एबंडेंस मतलब क्या होता है, तो अकरेंस इन नेचर। एबंडेंस मतलब क्या होता है, तो अकरेंस इन नेचर। तो एलिमेंट जिस फॉर्म में पाया जाता है उसकी फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड स्टेट पर क्या मानी जाती है, तो जीरो। मतलब स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ सोडियम सॉलिड जीरो, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ एल्युमिनियम सॉलिड जीरो, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ जिंक सॉलिड जीरो, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ कॉपर सॉलिड क्या, तो जीरो। तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म क्या मानी गई है, तो जीरो मानी गई है। फ्री एनर्जी डिपेंड करता है अमाउंट के ऊपर, ऑब्वियसली जितना भी एनर्जी है सब तो अमाउंट पर ही डिपेंड करता है। कम मात्रा लीजिएगा तो कम एनर्जी होगी, ज़्यादा मात्रा लीजिएगा तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, मतलब ज़्यादा वर्क डन होगा। तो इसका मतलब जो फ्री एनर्जी होता है वो डिपेंड करता है अमाउंट के ऊपर, इसलिए
ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। दो तरह की प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्वियसली ये फ्री एनर्जी कम मात्रा लीजिएगा, जैसे बैटरी है ना जी, बैटरी अगर छोटा बैटरी लीजिएगा तो कम एनर्जी उसे मिलेगा, बड़ा बैटरी लीजिएगा तो और ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। बहुत बड़ा बैटरी लीजिए तो फैन टीवी सब चलाइए, और बड़ा बैटरी ले लीजिए तो एसी भी चला सकते हैं। तो क्या है, तो अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या हुआ, तो फ्री एनर्जी डिपेंड ऑन अमाउंट, सो इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। चेंज इन फ्री एनर्जी, तो फ्री एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर। तो फ्री एनर्जी इज स्टेट फंक्शन, डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट पर। तो अगर डेल्टा जी इज द चेंज इन फ्री एनर्जी, तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगी, तो फाइनल फ्री एनर्जी माइनस इनिशियल फ्री एनर्जी। तो फाइनल फ्री एनर्जी यहाँ पर क्या लिखते होते, जी इक्वल टू एच माइनस टी एस होती है। तो ये एच एफ माइनस, बेसिक कांस्टेंट टेम्परेचर पर अपन चेंज इन फ्री एनर्जी मेजर करें तो एच एफ माइनस टी इंटू एस एफ माइनस एच आई टी एस आई। तो ऑब्वियसली जी एफ जहाँ पर लिख सकते हैं एच एफ माइनस टी एस एफ, चूंकि आप जान रहे हैं कि जी इक्वल टू क्या होती है, तो एच माइनस टी इंटू एस होती है। तो यहाँ पर जी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो एच एफ माइनस टी एस एफ माइनस जी आई की जगह पर क्या, तो एच आई माइनस टी एस आई। तो एच एफ और एच आई को एक साथ लीजिए कॉमन, तो ये क्या हो गया, तो डेल्टा जी इक्वल टू एच एफ माइनस एच आई माइनस टी इंटू एस एफ माइनस एस आई। तो यहाँ डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगी, तो एच एफ माइनस एच आई डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। मतलब जो चेंज इन फ्री एनर्जी इक्वल टू क्या होगी, तो चेंज इन एंथैल्पी माइनस टी इंटू चेंज इन एंट्रोपी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको आप ध्यान रखिएगा। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। स्टैंडर्ड स्टेट पर क्या हो जाएंगे, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू स्टैंडर्ड स्टेट, मतलब स्टैंडर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी इंटू डेल्टा एस नॉट। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए पहले। तो फ्री एनर्जी, व्हाट इज द फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी क्या है, तो थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन विच मेजर एनर्जी ऑफ सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। फ्री एनर्जी क्या है, तो थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन विच मेजर एनर्जी कंटेंट ऑफ सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। तो जैसे जैसे सिस्टम वर्क करता जाएगा उसकी फ्री एनर्जी घटती चली जाएगी। जैसे जैसे सिस्टम वर्क करता जाएगा, जैसे मान लेते सिस्टम के पास 40 जूल फ्री एनर्जी थी, उसमें से उसने कुछ वर्क कर लिया, मान ले 10 जूल हो गया, 10 जूल का वर्क कर लिया, मतलब 40 जूल पहले फ्री एनर्जी थी, अब रह गया उसके पास 30 जूल फ्री एनर्जी, क्योंकि उसने वर्क किया कुछ। तो पहले 40 जूल फ्री एनर्जी थी, अब रह गया 30 जूल, तो बाकी 10 जूल कहाँ गया, तो वर्क करने में गया। तो जैसे जैसे सिस्टम वर्क करता जाता है उसकी फ्री एनर्जी घटती चली जाएगी। पहले 40 जूल थी, कुछ समय के बाद 30 जूल हो गया, कुछ समय के बाद 20 जूल हो जाएगा। तो अगर शुरुआत में 40 जूल थी, अब हो गया 30 जूल, तो चेंज इन फ्री एनर्जी कितनी हुई, तो 10 जूल की। वो कहाँ गया, तो वर्क में। तो जो जैसे जैसे सिस्टम वर्क करता जाता है उसकी फ्री एनर्जी क्या होती है, घटती चली जाती है। इसलिए जो चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम होगी, सिस्टम के अंदर जो चेंज इन फ्री एनर्जी होगी वो इक्वल होगा किसके, तो वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ध्यान रखेंगे जो डेल्टा जी होती है, जो डेल्टा जी होती है, जो चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम होती है, वो इक्वल होती है वर्क डन बाय द सिस्टम। ध्यान दीजिए केमिस्ट्री में वर्क डन बाय द सिस्टम टेकन नेगेटिव, केमिस्ट्री में वर्क डन बाय द सिस्टम टेकन नेगेटिव। तो केमिस्ट्री में वर्क डन बाय द सिस्टम टेकन नेगेटिव से डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगी, माइनस डब्ल्यू सिस्टम। तो ध्यान रखिएगा, इतना बस ध्यान रखें। अब इसी को प्रूफ एक है, प्रूफ भी कर सकते हैं इसको, लेकिन बस इतना भी काफ़ी है, सब प्रूफ की कोई जरूरत भी नहीं, तब भी देख लीजिए। तो ध्यान रखेंगे चेंज फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम, एक सिस्टम में जो चेंज इन फ्री एनर्जी होती है इक्वल होती है किसके, वर्क डन बाय द सिस्टम। इट्स इंपॉर्टेंट लाइन, याद रखेंगे इसे। जो चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम होती है वो इक्वल होती है वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब डेल्टा जी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू सिस्टम। ध्यान दीजिए वर्क डन बाय द सिस्टम केमिस्ट्री में नेगेटिव ली जाती है। इसको प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे वर्क, देखिए एक सिस्टम दो तरह का वर्क करता है, जैसे हम लोग आदमी हैं, दो तरह का वर्क करते हैं। ऑब्वियसली एक चलते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, उधर से सामान उधर करते हैं, उधर से सामान उधर करते हैं,
है ना। तो चलने फिरने के कारण वर्क हुआ। एक अपन पढ़ाई भी करते हैं, तो पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है, तो अंदर में सब चलता रहता है, अंदर में चलता रहता है। तो ऑब्वियसली दो तरह की वर्क होती है, दो तरह की वर्क होती है, एक पीवी वर्क, एक नॉन पीवी वर्क। जैसे बैटरी वगैरह क्या करता है, चलता फिरता नहीं है, लेकिन फैन आपका चलाएगा, चलाता है कि नहीं, टीवी आपका चलाएगा। तो वो क्या है, लाइट आपका जलाएगा, तो वो क्या है, तो नॉन पीवी वर्क है। तो ऑब्वियसली एक सिस्टम, एक वर्क दो तरह की होती है, एक पीवी वर्क और दूसरी नॉन पीवी वर्क। पीवी वर्क टेक प्लेस ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम, आपने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में। यदि कोई सिस्टम अपनी वॉल्यूम को एक्सपैंड करता है अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर कोई सिस्टम अपनी वॉल्यूम को डिक्रीज करता है बाय एक्सटर्नल प्रेशर, तो लाता है वर्डन ऑन द सिस्टम। तो दो तरह की वर्क, एक पीवी वर्क और दूसरी नॉन पीवी वर्क। पीवी वर्क टेक प्लेस ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम, पीवी वर्क में क्या होगी, तो वॉल्यूम चेंज हुई, तो पीवी वर्क टेक प्लेस ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम, पीवी वर्क होती है चेंज इन वॉल्यूम के कारण। और जो नॉन पीवी वर्क होती है वहां पर वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं हुई, चेंज इन वॉल्यूम नॉट टेक प्लेस। तो वर्क दो तरह की हो गई थर्मोडायनेमिक्स में, एक पीवी वर्क जो होता है ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम, और दूसरा क्या होता है, नॉन पीवी वर्क। एक पीवी वर्क मतलब वर्क ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम, और दूसरा वर्क जो चेंज इन वॉल्यूम के, जहां पर चेंज इन वॉल्यूम नहीं होती लेकिन वर्क होती है, जैसे हमारा बैटरी वर्क करता है लेकिन उसमें कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होती है। तो ऑब्वियसली वर्क दो तरह का, एक पीवी वर्क और दूसरी नॉन पीवी वर्क। पीवी वर्क टेक प्लेस ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम, और नॉन पीवी वर्क टेक प्लेस ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम यहां पर नहीं होती है। पीवी वर्क दो तरह की, एक इरिवर्सिबल वर्क और दूसरी रिवर्सिबल वर्क। इरिवर्सिबल क्या हुआ, तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ा आपने। रिवर्सिबल मतलब क्वासी स्टैटिक, इन्फिनिटी स्लो, जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है। मतलब ऐसी प्रोसेस में इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों बराबर हो, एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर दोनों बराबर हो। जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब फास्ट प्रोसेस, मतलब इसमें एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर सेम नहीं होगी, मतलब फास्ट प्रोसेस, वॉल्यूम अगर डिक्रीज करना तो तेजी से डिक्रीज कर दीजिए, तो यहां पर प्रेशर क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो ऑब्वियसली इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगी, तो जो एक्सटर्नल प्रेशर इज नॉट इक्वल टू इंटरनल प्रेशर, और यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि फास्ट होता है ना, तो प्रेशर यहां पर क्या रहेगा, तो कांस्टेंट रहेगा। तो ऑब्वियसली इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क क्या हो जाएगी, तो माइनस पी एक्सटर्नल, यहां प्रेशर कांस्टेंट डेल्टा भी। रिवर्सिबल वर्क में क्या हो जाएगा, तो यहां पर इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर दोनों सेम होता है, लेकिन वेरिएबल होता है, तो W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीबी इंटीग्रेट। तो वर्क दो तरह की होती है, जस्ट ध्यान रखेंगे, एक पीवी वर्क, दूसरी नॉन पीवी वर्क। पीवी वर्क ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम होता है, नॉन पीवी वर्क ड्यू में चेंज इन वॉल्यूम नहीं होती है। पीवी वर्क दो तरह का होता है, कि रिवर्सिबल और रिवर्सिबल मतलब फास्ट, और रिवर्सिबल मतलब स्लो। हम जो ही वर्क पढ़े हैं रिवर्सिबल ही पढ़े हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, तो इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर सेम होता है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर वेरी करता रहता है। तो W इक्वल टू यहाँ पर वर्क निकालने का माइनस पी इंटरनल डीवी। इरिवर्सिबल में एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर दोनों सेम नहीं होता, क्योंकि फास्ट होता है। यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, इतना तेज होता है कि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी डेल्टा भी ये होगा। तो दो तरह की वर्क होगी, सिस्टम दो तरह की वर्क करेगा। कौन सा, एक एक्सपेंशन के कारण, एक नॉन एक्सपेंशन के कारण। तो यहाँ वर्क इक्वल टू क्या हो, यहाँ वर्क इक्वल टू नॉन एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन में अगर वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस पी एक्सटर्नल, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली फ्री एनर्जी के मेजरमेंट में प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी प्लस नॉन एक्सपेंशन वर्क। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स Q इक्वल टू माइनस W प्लस डेल्टा U। तो यहाँ डेल्टा U इक्वल टू क्या होगा, तो Q प्लस W, इसको दे लेते W। तो यहाँ डेल्टा U इक्वल टू क्या होगी, तो Q प्लस W, ठीक है। डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W हो गया। इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में W की वैल्यू पुट कर दिए, तो डेल्टा U इक्वल टू ये Q प्लस माइनस पी डेल्टा V प्लस नॉन एक्सपेंशन, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसको इधर ले जाएंगे, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इधर ले जाएंगे, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V माइनस माइनस नॉन एक्सपेंशन, तो दैट इज इक्वल टू Q, ये डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V। ऑब्वियसली H इक्वल टू U प्लस पी भी हमने पढ़ा था,
एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, पढ़ा था ना। तो ये यहाँ पर तो इसका मतलब ये डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो ये डेल्टा यू प्लस प्रेशर तो कॉन्स्टेंट रखना था पी डेल्टा वी, तो यहाँ पर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी पर क्या पुट करेंगे, तो डेल्टा एच माइनस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन। तो ये क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, तो आपका हो गया क्या, तो ये क्यू इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन। तो इसको अपन क्या करें, तो ये क्यू की जगह पर ध्यान जी, आप जानते हैं डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है, तो क्यू अपन टी होता है, इसलिए क्यू इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, तो टी इंटू डेल्टा एस लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करिए, क्यू इक्वल टू पुट करिए टी इंटू डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन। तो डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एक्स। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, यहाँ पर सिस्टम द्वारा वर्क किया जरा कितना होगा, तो चेंज इन फ्री एनर्जी। तो ध्यान रखें वर्क डन बाय द सिस्टम, जो सिस्टम वर्क करता है वो इक्वल होता है किसके, चेंज इन फ्री एनर्जी के, जो नॉन एक्सपेंशन वर्क होता है, मतलब जो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो उसमें वर्क डन बाय द सिस्टम, जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, नॉन एक्सपेंशन मतलब जो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम कितना होता है, तो डेल्टा जी होता है। तो ये लिख दिए डायरेक्ट, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जानते हैं ऐसे भी कॉन्सेप्ट कि जैसे जैसे सिस्टम वर्क करता जाएगा, जैसे जैसे सिस्टम वर्क करता जाएगा, जैसे जैसे सिस्टम वर्क करता जाएगा उसकी फ्री एनर्जी क्या होगी, तो घटती चली जाएगी। जैसे जैसे सिस्टम वर्क करता जाएगा उसकी फ्री एनर्जी क्या होगी, तो घटती चली जाएगी। तो जो चेंज इन फ्री एनर्जी होती है सिस्टम की इक्वल होती है वर्क डन बाय द सिस्टम। ध्यान दीजिए केमिस्ट्री में वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव लिया जाता है, इसलिए डेल्टा जी इक्वल टू माइनस वर्क डन सिस्टम हो जाता है ना। जिससे वर्क दो तरह की होती है, प्रूफ के लिए वर्क दो तरह की होगी, पी वर्क दूसरी नॉन पी वर्क। पी वर्क जो होता है चेंज इन वॉल्यूम के कारण, नॉन पी वर्क जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होती है। पी वर्क भी दो तरह की होती है कि रिवर्सिबल, दूसरा रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब फास्ट, जिसमें एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर डिफरेंट होती है, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होगा, वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी। रिवर्सिबल प्रोसेस जिसमें रिवर्सिबल मतलब क्वासी स्टैटिक, मतलब ऑलमोस्ट स्टैटिक, मतलब जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में होता है, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर सेम होगा। यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगी, तो वेरिएबल होगी। तो वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी इंटीग्रेट कर दिए, तो टोटल वर्क इज इक्वल टू वर्क इन एक्सपेंशन प्लस वर्क इन नॉन एक्सपेंशन। यहाँ पर साइन रख देते हैं, है ना। वर्क इन एक्सपेंशन क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी, इसको साइन बाद में रखेंगे, प्लस पी नॉन एक्सपेंशन। तो ये क्यू इक्वल टू क्या हो, तो माइनस, अब जानते हैं फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, ये कहाँ से लिखे हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने लिखा, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि क्या क्यू इक्वल टू क्या है, तो माइनस डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो ये डेल्टा इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो ये डेल्टा यू इक्वल टू क्या है, तो क्यू प्लस डब्ल्यू। तो अगर इक्वेशन 1 और 2 में से यहाँ जो वर्क का वैल्यू आए पुट कर दें इसको और प्रॉपर्ली से सॉल्व करें, तो 1 इन नॉन एक्सपेंशन इज इक्वल टू इतना, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव लिया जाता है, तो यहाँ पर साइन आप लिख सकते हैं। तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू क्या हो गया, तो डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, दैट इज द चेंज इन फ्री एनर्जी। डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा क्या कहते हैं, चेंज इन फ्री एनर्जी। ठीक है, इसको लिख लीजिए, बस इतना ध्यान रखिए कम से कम कि चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू क्या होता है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम। नाउ चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन, चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन में चेंज इन फ्री एनर्जी। तो फ्री एनर्जी अगर फ्री एनर्जी क्या है, तो एक स्टेट फंक्शन डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट पर। तो यदि डेल्टा जी आर इज द चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन, अगर डेल्टा जी आर चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन है, तो चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगी, तो समेशन ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, है ना। किसी भी केमिकल रिएक्शन में इनिशियल स्टेट रिएक्टेंट होती है और फाइनल स्टेट प्रोडक्ट होती है। किसी केमिकल रिएक्शन में इनिशियल स्टेट रिएक्टेंट होती है और फाइनल स्टेट प्रोडक्ट होती है। तो यदि डेल्टा जी आर इज द चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन, तो दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो हमने कंसीडर कर रखा है केमिकल रिएक्शन, सपोज ए प्लस बी बी गिविंग एस सी सी प्लस डी डी द केमिकल रिएक्शन। तो हमने कंसीडर कर रखा है केमिकल रिएक्शन ए प्लस बी बी गिविंग एस सी सी प्लस डी डी। तो डेल्टा जी आर इज द चेंज इन दिस रिएक्शन, अगर इस केमिकल रिएक्शन में होने वाली चेंज इन फ्री एनर्जी डेल्टा जी आर है, तो डेल्टा जी आर इक्वल टू क्या होगी, तो सी इंटू फ्री एनर्जी ऑफ सी। ध्यान दीजिए
फ्री एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब अमाउंट पर डिपेंड करता है, इसलिए स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो डेल्टा जी आर दैट इज द चेंज फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगी, तो सी इंटू फ्री एनर्जी ऑफ सी प्लस डी इंटू फ्री एनर्जी ऑफ डी माइनस रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी, तो ए इंटू फ्री एनर्जी ऑफ ए प्लस बी इंटू फ्री एनर्जी ऑफ बी। अगर स्टैंडर्ड स्टेट पर निकालना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड स्टेट पर स्टैंडर्ड चेंज फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगी, तो सी इंटू चेंज फ्री एनर्जी इक्वल टू क्या, तो समेशन ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एट स्टैंडर्ड स्टेट माइनस चेंज फ्री एनर्जी, मतलब फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एट स्टैंडर्ड स्टेट। तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड चेंज फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगी, तो सी इंटू स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ सी प्लस डी इंटू स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ डी माइनस ए इंटू स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ ए प्लस बी इंटू स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ बी, दिस वन। तो चेंज फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू व्हाट, तो समेशन ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। नाउ थर्मोडायनामिक इक्वेशन फॉर चेंज इन फ्री एनर्जी, थर्मोडायनामिक इक्वेशन फॉर चेंज इन फ्री एनर्जी। तो थर्मोडायनामिक्स के अनुसार किसी भी केमिकल रिएक्शन में होने वाली चेंज इन फ्री एनर्जी, इफ डेल्टा जी आर इज द चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन at any concentration temperature and pressure, at any temperature concentration pressure, कोई केमिकल रिएक्शन अपन करा रहे हैं किसी भी कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर टेम्परेचर पर, तो अगर डेल्टा जी आर इज द चेंज इन एनर्जी ऑफ रिएक्शन एट एनी कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर एंड प्रेशर, किसी भी केमिकल रिएक्शन में होने वाली चेंज इन एनर्जी किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर एंड प्रेशर पर अगर डेल्टा जी आर है और डेल्टा जी नॉट आर दैट इज स्टैंडर्ड चेंज इन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, मतलब स्टैंडर्ड स्टेट पर, स्टैंडर्ड स्टेट मतलब प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर। ध्यान दीजिए स्टैंडर्ड स्टेट मतलब प्रेशर 1 atm और टेम्परेचर कितना 25 डिग्री सेल्सियस, अगर सोल्यूशन है तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, तो 1 मोल पर लीटर, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड स्टेट। तो अगर डेल्टा जी आर चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन है एट एनी टेम्परेचर प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में होने वाली चेंज इन एनर्जी किसी भी कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर और टेम्परेचर पर अगर डेल्टा जी आर है एंड डेल्टा जी नॉट आर इज द स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन। तो अगर डेल्टा जी नॉट आर इज द स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन मतलब स्टैंडर्ड स्टेट पर चेंज इन फ्री एनर्जी, देन अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स के अनुसार एक इक्वेशन आप याद रखेंगे कि जो डेल्टा जी आर होती है चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन एट एनी टेम्परेचर प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन, at any temperature pressure and concentration, at any temperature pressure and concentration, जो चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन होती है वो इक्वल होती है किसके, तो स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन प्लस RT ln Q के। ध्यान रखेंगे किसी भी टेम्परेचर प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन पर, किसी भी टेम्परेचर प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन पर, किसी भी टेम्परेचर प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन पर किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो चेंज इन फ्री एनर्जी होती है वो इक्वल होती है स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन प्लस RT ln Q के, जहां पर R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर एंड केल्विन एंड Q क्या है, तो रिएक्शन कोशिएंट है। कहेंगे जी रिएक्शन कोशिएंट क्या होती है, तो ऑब्वियसली रिएक्शन कोशिएंट इज द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t। रिएक्शन कोशिएंट आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा कि केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ा था, तो रिएक्शन कोशिएंट क्या है, तो रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैसेस स्टेट में होगा तो रिएक्शन कोशिएंट में आप पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस रिएक्टेंट भी ले सकते हैं। लेकिन अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट सॉल्यूशन में है तो रिएक्शन कोशिएंट इज इक्वल टू क्या होगी, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t, उसके पावर में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डाल दीजिए। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या है, तो रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t, जिसके पावर में क्या करेंगे, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डाल देंगे। तो दैट इज तो ये इक्वेशन आपको इंपॉर्टेंट हो गया कि किसी भी कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर और टेम्परेचर पर किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो चेंज इन फ्री एनर्जी होती है वो इक्वल होती है स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन प्लस RT ln Q। Obviously R is the universal gas constant, T is the temperature in Kelvin और Q reaction quotient। फिर इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे मैं लिखाता हूँ। तो चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन, चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो चेंज इन फ्री एनर्जी होता है किसी भी कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर और टेम्परेचर पर,
वो इक्वल होता है स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन प्लस आर टी एल एन क्यू, है ना, जहां पर R is the universal gas constant, T is the temperature in Kelvin and Q is the reaction quotient. तो रिएक्शन क्वोशिएंट क्या है कि यदि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सॉल्यूशन में है, द रिएक्शन क्वोशिएंट विल इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो रिएक्शन क्वोशिएंट क्या होती है, तो रेशियो होती है किसकी, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी, जिसके पार में स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो। तो ऑब्वियसली रिएक्शन क्वोशिएंट क्या है, तो रेशियो ऑफ, अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सॉल्यूशन में है तो रिएक्शन क्वोशिएंट टेकन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब Q इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी, जिसके पार में स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगी। यदि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गैसेस स्टेट में हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस स्टेट में हो, इफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस स्टेट में हो तो रिएक्शन क्वोशिएंट लिया जाता है किसके टर्म्स में, तो पार्शियल प्रेशर के टर्म। तो यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस स्टेट में हो तो रिएक्शन क्वोशिएंट किसके टर्म में लिया जाता है, तो पार्शियल प्रेशर के टर्म। तो डेल्टा जी आर इक्वल टू डेल्टा जी नॉट आर प्लस आर टी एल एन क्यू। आप जानते हैं एल एन मतलब लॉग बेस में ई होती है, एल एन मतलब लॉग बेस में ई होती है, तो एल एन मतलब लॉग बेस में ई होती है, एल एन मतलब लॉग बेस में ई होती है, एल एन मतलब लॉग बेस में ई होती है। तो अगर लॉग बेस में ई को अगर लॉग बेस में 10 में चेंज करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेल्टा जी आर इक्वल टू क्या होगी, तो डेल्टा जी नॉट आर प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको याद रखना इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर इक्वल टू डेल्टा जी नॉट आर मतलब स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो, तो जब कोई भी केमिकल रिएक्शन उस डायरेक्शन में होती है जहां पर फ्री एनर्जी घटे। बेसिक केमिकल रिएक्शन अगर रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, तो आप जानते हैं हमेशा फ्लो हायर से लोअर की तरफ। तो जिस अगर रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट होता जाएगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट होता जाएगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट होता जाएगा। मतलब एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट। मतलब जब चेंज इन फ्री एनर्जी क्या हो, तो निगेटिव हो। प्रोडक्ट का डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, तो प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी। तो अगर प्रोडक्ट का कम है, रिएक्टेंट का ज़्यादा है, तो डेल्टा जी निगेटिव। तो केमिकल रिएक्शन किस डायरेक्शन में होती है, तो जब केमिकल रिएक्शन तभी होती है जब डेल्टा जी आर क्या हो, तो लेसर देन जीरो। तो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट। अगर फ्री एनर्जी रिएक्टेंट की ज़्यादा होगी प्रोडक्ट से तभी रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी ज़्यादा प्रोडक्ट की कम है, तो रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर के प्रोडक्ट में जा रहा, मतलब रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी घट रही है, प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी बढ़ रही, रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी घट रही, प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी बढ़ रही। एक ऐसा स्टेट आएगा जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी इक्वल हो जाएगी, मतलब चेंज इन फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी, तो जीरो हो जाएगी। तो जैसे ही चेंज इन फ्री एनर्जी जीरो हो जाएंगी, रिएक्शन स्थिर हो जाएगा। स्थिर हो गया मतलब इक्विलिब्रियम पर आ गया। जैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी सेम हो गई, जैसे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी सेम हो गई, जैसे पानी बहता ना ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रहा, ओबेसी आ रहा, जब लेवल सेम हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम पर आ गया, स्थिर हो गया। तो ऑब्वियसली एक स्टेट ऐसी आती है जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी सेम हो जाए, मतलब चेंज इन फ्री एनर्जी जीरो हो जाए, तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। मतलब याद रखें इक्विलिब्रियम पर क्या होती है, तो चेंज इन फ्री एनर्जी जीरो होती है, और जो उस समय जब स्थिर हो गया रिएक्शन, उस समय प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो होता है उसके पार में स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट डाल दे, वो कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वो कहलाता क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बेसिक एट इक्विलिब्रियम पर क्या होगी, तो चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन जीरो होगी, और जो रिएक्शन कोएफिशिएंट होगी इक्वल होगी किसके, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो ऑब्वियसली एट इक्विलिब्रियम चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू जीरो, एंड जो रिएक्शन कोएफिशिएंट होगी वो इक्वल हो जाएगी किसके, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब आप ध्यान रखिए इक्विलिब्रियम पर, यहाँ पर पुट कर दीजिए, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, तो डेल्टा जी आर चेंज इन फ्री एनर्जी, जानिए डेल्टा जी नॉट नहीं, डेल्टा जी आर जीरो हो जाएंगी, दैट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट आर प्लस 2.303 आर टी। यहाँ क्यू की जगह पर क्या हो जाएगा, तो ओके इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी आर जीरो और क्यू इक्वल टू हो जाएगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो इसको इधर ले जाइए, तो जाएगा माइनस डेल्टा जी नॉट आर अपॉन 2.303 आर टी। तो यहाँ लॉग के इक्वल टू क्या हो गई,
माना डेल्टा जी नॉट आर अपॉन 2.303 RT दिस। तो ध्यान रखेंगे रिएक्शन तभी होती है जब डेल्टा जी आर निगेटिव हो। जब डेल्टा जी आर जीरो हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम पर, अगर डेल्टा जी आर ग्रेटर होता तो रिएक्शन नॉट टेक प्लेस, रिएक्शन नहीं होगी, तो कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो ध्यान रखें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। पहले इसको नोट डाउन करिए, फिर स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो व्हाट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड व्हाट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? तो स्पॉन्टेनियस मतलब होता है सेल्फ अकरिंग, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब नॉट सेल्फ अकरिंग। तो व्हाट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस विच टेक प्लेस बाय इटसेल्फ, वह प्रोसेस जो अपने आप होती है या उसमें हम इनिशिएशन दे दें। प्रोसेस विच टेक प्लेस बाय इटसेल्फ, वह प्रोसेस जो अपने आप होती है या उसमें हम प्रॉपर इनिशिएशन दे दें और वो होने लगे तो उसे हम क्या कहते हैं? तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे कोयला है, जल तो नहीं रहा लेकिन उसको आप जला करके छोड़ दीजिए, फिर जलना शुरू हो जाएगा, तो ये क्या हुआ? तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ। तो एक ऐसी प्रोसेस जो अपने आप हो या उसमें अगर हम शुरुआत दे दें तो होने लगे, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो प्रोसेस विच टेक प्लेस बाय इटसेल्फ और विथ प्रॉपर इनिशिएशन इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वह प्रोसेस जो अपने आप होती है या उसमें हम शुरुआत दे दें तो अपने आप होने लगे, उस प्रोसेस को कहा जाता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे फ्लो ऑफ वाटर डाउन द हिल, जो पहाड़ी में जो पानी गिरता जो झरना है वो क्या है? तो स्पॉन्टेनियस है, अपने आप पानी पहाड़ से नीचे गिरता है। तो फ्लो ऑफ वाटर डाउन द हिल क्या है? तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, जो हीट की फ्लो है वो अपने आप होती है हॉटर बॉडी से कोल्ड। मतलब कोई बॉडी गर्म है और अगर आपकी बॉडी गर्म है बाहर ठंडा, तो हीट की फ्लो अपने आप होगी। तो ये क्या हुआ? तो स्पॉन्टेनियस है। सोडियम को पानी में डालिए, अपने आप रिएक्शन होने लगेगा। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, डेल्टा एच मतलब निगेटिव होती है। आप NaOH को HCl में डाल दीजिए, अरे NaOH को HCl में डाल दीजिए तो एसिड बेस आपस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ऑब्वियसली एजीओ जो कि सॉलिड है, ये अपने आप डिकम्पोज करता है मरकरी लिक्विड प्लस हाफ O2 गैस में। यहाँ पर ये इंडोथर्मिक होता है, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है लेकिन इंट्रॉपी इंक्रीज करी होती है। ध्यान दीजिए, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। गैस की इंट्रॉपी ज़्यादा होती है, लिक्विड की इंट्रॉपी ज़्यादा होती है, किससे? तो सॉलिड से। डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एच पॉजिटिव। ये ओवरऑल कहते हैं ऑल नेचुरल प्रोसेस, जितना भी प्रोसेस अपने आप हो रहा है सारा का सारा क्या है? तो स्पॉन्टेनियस है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है? तो वह प्रोसेस जो अपने आप होता है या उसमें हम इनिशिएशन दे दें तो अपने आप होने लगे, उस प्रोसेस को कहा जाता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो प्रोसेस विच टेक प्लेस बाय इटसेल्फ और विथ प्रॉपर इनिशिएशन इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वह प्रोसेस जो अपने आप होता है या उसे हम शुरुआत दे दें तो अपने आप होने लगे, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। सेकेंड वन इज द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है? तो नॉन मतलब नॉट, स्पॉन्टेनियस मतलब सेल्फ अकरिंग। तो वह प्रोसेस न तो अपने आप हो या ना उसमें हम शुरुआत दे दे तो हो, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता? तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो प्रोसेस विच नादर टेक प्लेस बाय इटसेल्फ नॉट विथ प्रॉपर इनिशिएशन इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम ग्राउंड टू ओवरहेड टैंक, जमीन से ऑब्वियसली ऊपर रखी हुई टंकी में पानी अपने आप नहीं जाता, उसको ले जाने के लिए हमें वर्क कराना होता है पंप से। तो ऑब्वियसली जो फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम ग्राउंड टू ओवरहेड टैंक है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी, कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ हीट का जो फ्लो है वो अपने आप नहीं होता है। ऑब्वियसली डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर आपने कैल्शियम कार्बोनेट ले रखी है, संगमरमर में ले रखी है, तो अपने आप डिकम्पोज करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है। तो ये सारे क्या? तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। यस, नॉन स्पॉन्टेनियस में बी मेड स्पॉन्टेनियस। एक नॉन स्पॉन्टेनियस को हम स्पॉन्टेनियस बना सकते हैं, एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस बना सकते हैं व्हेन एनर्जी सप्लाइड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। व्हेन एनर्जी सप्लाइड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, जब हम एनर्जी को सप्लाई करें किससे? तो एक्सटर्नल सोर्स से, फ्रॉम इंटरनल सोर्स, तो क्या होगी? तो एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस में चेंज कर जाएगा। तो एक लाइन में याद रखिए, स्पॉन्टेनियस मतलब सेल्फ अकरिंग, जो अपने आप होता है,
नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप नहीं होता है। तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम नॉन स्पॉन्टेनियस बना सकते हैं बाई सप्लाइंग हीट मतलब एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। ध्यान रखें, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियसिटी, कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, कौन सी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो कहेंगे जी कौन सी प्रोसेस, जैसे अगर यहाँ पर आप देखें गौर से रिएक्शंस को, कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, तो आप कह सकते हैं इसमें सब ये एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, लेकिन ये तो इंडोथर्मिक है। लेकिन इंडोथर्मिक है लेकिन यहाँ पर एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है। तो वह प्रोसेस जिसमें एनर्जी डिक्रीज करती है, कि एनर्जी डिक्रीज करने से क्या होता है, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। ऑब्वियसली स्टेबिलिटी और पोटेंशियल एनर्जी में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। अगर किसी सिस्टम का एनर्जी घट रहा है, मतलब एक्सोथर्मिक टाइप का रिएक्शन है, तो एनर्जी घटना मतलब स्टेबिलिटी बढ़ना। तो कोई रिएक्शन या प्रोसेस स्पॉन्टेनियस उस डायरेक्शन में होती है जहां पर एनर्जी क्या हो, तो डिक्रीज करे। कोई प्रोसेस और रिएक्शन अपने आप उस डायरेक्शन में होती है जहां पर एनर्जी घटे, जहां पर एनर्जी घटे, एनर्जी घटे मतलब स्टेबिलिटी बढ़े। तो कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस उस डायरेक्शन में होती है जहां पर एनर्जी घटती है, कि जी हाँ तो एनर्जी बढ़ गई, डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब इंडोथर्मिक, तो बाहर से एनर्जी और एब्जॉर्ब कर लिया, तब भी अपने आप हो रहा है, हाँ, लेकिन एंट्रोपी बढ़ रहा है। तो दो क्राइटेरिया हो गई स्पॉन्टेनियसिटी की। पहला, टेंडेंसी ऑफ अ सिस्टम टू अचीव स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी, प्रोसेस उस डायरेक्शन में अपने आप जाना चाहता है जहां पर एनर्जी क्या हो, तो घटे। और दूसरा, एक प्रोसेस और रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाना चाहता है जहां पर एंट्रोपी इंक्रीज करे। कि जी कौन सा फैक्टर कब लेंगे, कौन सी फैक्टर कब लेंगे, कब एनर्जी का फैक्टर लेंगे, कब एंट्रोपी का फैक्टर। यहां पर अगर एनर्जी का फैक्टर लेते तो फेल कर जाते, लेकिन एंट्रोपी लेते हैं तो ये पास कर जाते। तो कब कौन सा फैक्टर लेंगे, तो कंफ्यूजन हो गई। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए गिब्स साहब आए और उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया फ्री एनर्जी का। और फ्री एनर्जी में दोनों पैरामीटर को लिया गया है, किसको, तो एंथैल्पी और एंट्रोपी को। कि कैसे, तो यहाँ डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। इसमें एंट्रोपी को भी कंसीडर किया है और एंथैल्पी मतलब एनर्जी को भी कंसीडर किया है। तो ओवरऑल टेंडेंसी ऑफ अ प्रोसेस और रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस डिपेंड ऑन रिजल्टेंट ऑफ एंथैल्पी और एंट्रोपी, दैट इज कॉल्ड फ्री एनर्जी। तो एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं होगी, एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं होगी, ये डिपेंड करता है फ्री एनर्जी के ऊपर। फ्री एनर्जी क्या है, तो ओवरऑल फैक्टर है जिसमें एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों को कंसीडर किया गया है। तो व्हाट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, व्हाट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है, तो वह प्रोसेस जो अपने आप होता हो या उसमें अगर हम शुरुआत दे दें तो अपने आप होने लगे, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, तो वह प्रोसेस जो ना तो अपने आप होता हो ना उसमें शुरुआत देता हो, दैट इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एक नॉन स्पॉन्टेनियस को स्पॉन्टेनियस बनाया जा सकता है जब उसमें एक्सटर्नल सोर्स से हीट को सप्लाई किया जाए। क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियसिटी, कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, तो दो टेंडेंसी, देयर आर टू टेंडेंसी ऑफ अ सिस्टम टू बी स्पॉन्टेनियस। दो टेंडेंसी है जिसके कारण कोई प्रोसेस अपने आप होता है। पहला, सिस्टम हैव टेंडेंसी टू अचीव स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी। सिस्टम मतलब रिएक्शन हो या कोई प्रोसेस हो, सिस्टम अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है, मतलब स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहता है। दूसरा है एंट्रोपी फैक्टर, मतलब सिस्टम उस डायरेक्शन में, मतलब रिएक्शन उस डायरेक्शन में चलना चाहता है जहां पर एंट्रोपी इंक्रीज करे। बट ओवरऑल टेंडेंसी ऑफ अ सिस्टम टू बी स्पॉन्टेनियस डिपेंड ऑन रिजल्टेंट ऑफ एबव टू फैक्टर, मतलब एनर्जी और एंट्रोपी दोनों फैक्टर को मिला करके एक नई ओवरऑल टेंडेंसी ऑफ अ सिस्टम, overall tendency of a system or process to be spontaneous depend on resultant of enthalpy and entropy, that is called free energy। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें चेंज इन फ्री एनर्जी नेगेटिव होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी। जब डेल्टा जी जीरो होगी तो इक्विलिब्रियम पर होगा, और डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो होगी तो वो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। उसे लिखा देता हूं मैं, पहले इसको लिख लीजिए। नाउ क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियसिटी ऑफ प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस
सेल्फ अकरिंग होगी और कौन सी प्रोसेस सेल्फ अकरिंग नहीं हो। तो अब एग्जाम्पल और डिस्कशन में हमने देखा, इसके पहले जो आपको उदाहरण दिए और उसमें डिस्कस किए, उससे मैंने आपको बताया कि प्रोसेस उस डायरेक्शन में अपने आप चलता है, स्पॉन्टेनियस होता है, जहां पर उसकी एनर्जी घटे। एनर्जी घटने से स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। स्टेबिलिटी और एनर्जी में क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप। और दूसरा, सिस्टम उस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है, रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है जहां पर उसकी इंट्रोपी इंक्रीज हो। तो देयर आर टू टेंडेंसी विच इज ड्राइविंग फोर्स फॉर स्पॉन्टेनियसिटी ऑफ अ प्रोसेस। दो कारण है, दो प्रवृत्ति है। एक प्रोसेस को, एक सिस्टम को, एक रिएक्शन को अपने आप होने के लिए दो फैक्टर काम करता है। एक प्रोसेस और एक रिएक्शन को अपने आप होने के लिए पहला एनर्जी फैक्टर और दूसरा एंट्रोपी फैक्टर। सिस्टम और रिएक्शन ऑफ प्रोसेस हैव टेंडेंसी टू अचीव स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी मीन्स मैक्सिमम स्टेबिलिटी। एनर्जी और स्टेबिलिटी में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। तो फर्स्ट वन इज द एनर्जी फैक्टर। सिस्टम और प्रोसेस और रिएक्शन हैज टेंडेंसी टू अचीव स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी। मतलब रिएक्शन या प्रोसेस उस दिशा में चलना चाहता है जहां पर उसकी एनर्जी क्या हो? मिनिमाइज हो। एनर्जी मिनिमाइज होने से स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। और दूसरी एंट्रोपी फैक्टर। सिस्टम और प्रोसेस और रिएक्शन उस डायरेक्शन में अपने आप चलना चाहता है जहां पर मॉलिक्यूल की डिसऑर्डरनेस इंक्रीज कर जाए। जैसे आदमी उस दिशा में चलता है जहां पर उसको स्टेबिलिटी मिले, या उस दिशा में चलता है जहां उसे आजादी मिले। वही सेम चीज है, कोई भी केमिकल रिएक्शन या प्रोसेस और सिस्टम उस डायरेक्शन में अपने आप चलना चाहता है जहां पर उसकी स्टेबिलिटी मिले, मतलब एनर्जी घटे और एंट्रोपी बढ़े। तो देयर आर टू टेंडेंसी विच इज ड्राइविंग फोर्स फॉर स्पॉन्टेनियसिटी ऑफ प्रोसेस। फर्स्ट वन इज द एनर्जी फैक्टर। सिस्टम और रिएक्शन ऑफ प्रोसेस उस डायरेक्शन में चलना चाहता है ताकि वो अपने एनर्जी को मिनिमाइज कर सके, मतलब स्टेबिलिटी को बढ़ा सके। तो सिस्टम और रिएक्शन ऑफ प्रोसेस हैज टेंडेंसी टू अचीव स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी। एंड सेकेंड वन एंट्रोपी फैक्टर। सिस्टम और रिएक्शन हैज टेंडेंसी टू अचीव स्टेट ऑफ मैक्सिमम रैंडमनेस। रैंडमनेस मतलब एंट्रोपी। रिएक्शन ऑफ प्रोसेस उस डायरेक्शन में चलना चाहता है ताकि उसकी एंट्रोपी इंक्रीज करे। कि दो फैक्टर आ गया तो कंफ्यूजन जनता को होने लगी कि भैया ये फैक्टर लूं कि ये फैक्टर लूं। तो जनता जब बहुत कंफ्यूज हो गई तो गिब्स साहब आए और सारे कंफ्यूजन को दूर कर दिया। उन्होंने एनर्जी फैक्टर और एंट्रोपी फैक्टर दोनों को एक साथ दिया और एक नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर दिया। एनर्जी फैक्टर और एंट्रोपी फैक्टर को दोनों को मिला करके एक नया पैरामीटर, एक नया पैमाना इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट इज गिब्स एनर्जी। जनता की कंफ्यूजन खत्म हो गई। तो बट ओवरऑल टेंडेंसी ऑफ अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस डिपेंड ऑन रिजल्टेंट ऑफ अबव टू फैक्टर दैट इज कॉल्ड फ्री एनर्जी। तो अब कौन से फैक्टर लगाएं कि प्रोसेस अपने आप हो? एनर्जी फैक्टर लगाएं कि एंट्रोपी फैक्टर लगाएं? इसमें जनता को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने लगी। तो गिब्स साहब ने क्या किया, तो दोनों फैक्टर को मिला करके एक नई फैक्टर बना दी, दैट इज कॉल्ड फ्री एनर्जी। तो ओवरऑल टेंडेंसी ऑफ अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस डिपेंड ऑन रिजल्टेंट ऑफ अबव टू फैक्टर दैट इज कॉल्ड फ्री एनर्जी। तो जो ओवरऑल टेंडेंसी है एक प्रोसेस को, एक रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने का, वो रिजल्टेंट ऑफ अबव टू है। मतलब एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों को एक साथ मिला करके एक नई फैक्टर बनाया, दैट इज अ फ्री एनर्जी। आप देख रहे हैं डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इनटू डेल्टा एस। मतलब इसमें एंट्रोपी फैक्टर भी है और एंथैल्पी फैक्टर भी है। तो ध्यान रखेंगे डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इनटू डेल्टा एस। अगर किसी प्रोसेस में, अब ये भूल जाइए, अभी सबके कोई जरूरत नहीं, बस एक ही फैक्टर आपका आ गया, कौन? तो फ्री एनर्जी। यदि किसी प्रोसेस में चेंज इन फ्री एनर्जी या किसी रिएक्शन में चेंज इन फ्री एनर्जी निगेटिव हो रहा तो प्रोसेस या रिएक्शन क्या होगी? तो स्पॉन्टेनियस होगी। और अगर किसी प्रोसेस में या रिएक्शन में चेंज इन फ्री एनर्जी जीरो है
तो इक्विलिब्रियम पर होगा, मतलब स्थिर होगा। और अगर किसी प्रोसेस में चेंज इन फ्री एनर्जी ग्रेटर देन 0 है तो वो प्रोसेस क्या होगी, तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। जैसा आपको मैं बता रहा था, रिएक्शन के अंदर रिएक्शन उस डायरेक्शन में चलता है ताकि उसकी फ्री एनर्जी घटे, मतलब प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की ज़्यादा है, मतलब डेल्टा जी अगर निगेटिव है तो अपने आप होने लगेगा। और डेल्टा जी 0 हो गया तो इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा, और डेल्टा जी 0 हो गया तो अपने आप नहीं होगा, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो ओवरऑल टेंडेंसी ऑफ अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस डिपेंड ऑन रिजल्टेंट ऑफ टू फैक्टर, दैट इज द फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी मतलब डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। अगर किसी प्रोसेस में चेंज इन फ्री एनर्जी निगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, अगर 0 है तो इक्विलिब्रियम, और ग्रेटर देन 0 है तो वो क्या होगी, तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ध्यान दीजिए, एंट्रोपी और फ्री एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इससे क्वेश्चन आता ही आता है किसी भी हाल में, कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, चाहे जेई मेन दीजिए, जेई एडवांस दीजिए, नीट दीजिए, है ना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कौन, एंट्रोपी और फ्री एनर्जी। इसको आप, इस वीडियो को आप 2-3 बार रिवाइज कर करके आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में इसका न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पर्टिकुलरली इन फ्री एनर्जी और एंट्रोपी। तो इसका न्यूमेरिकल्स आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज रहने देते हैं, ठीक है, ओके बाय, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।